हेलो एवरीवन। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम कुलाम्स लॉ से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिनको डिस्कस करेंगे। इस टॉपिक से रिलेटेड हम एक वीडियो पहले भी बना चुके हैं, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर दोस्तों आप नीट की या आईआईटी के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आज की ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमें कोई एक वायर दे रखा है। इस वायर के ऊपर चार डेंसिटी है लेमडा एंड वायर की जो लेंथ है वो है हमारी इनफाइनाइट। इस वायर के किसी एक किनारे के ऊपर कोई एक रिंग रखी है। इस रिंग की जो रेडियस है वो हमें दी गई है आर एंड इस रिंग पर जो चार्ज है वो हमें दिया गया है क्यू। हमें इस क्वेश्चन में इस रिंग के कारण इस वायर के ऊपर जो लगने वाला जो फोर्स है उस फोर्स की वैल्यू फाइंड करनी है। दोस्तों, हमने अपनी प्रीवियस क्लासेज में सीखा है कि कोई भी एक रिंग जिसकी रेडियस है हमारे पास में आर और उस रिंग के सेंटर से किसी एक्स दूरी के ऊपर कोई भी एक चार्ज मान लीजिए क्यू रखा है, तो उस पर जो लगने वाला जो फोर्स है वो किसके बराबर होता है? वो फोर्स बराबर होता है अपना के। इस रिंग पर मान लीजिए चार्ज अपना प्लस क्यू है, ठीक है। के क्यू क्यू अपॉन यहाँ पर क्या होगा आर स्केयर प्लस एक्स स्केयर की पावर 3/2 एंड साथ में आएगा अपना एक्स। तो दोस्तों, क्या हम इस फॉर्मूले की हेल्प से इस वायर पर जो लगने वाला जो नेट फोर्स है उसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं? तो आप कहेंगे सर बिल्कुल किया जा सकता है। इसके लिए हमें क्या करना है, इस रिंग के सेंटर से किसी एक्स दूरी के ऊपर कोई एक अल्पांश मानना है और इस अल्पांश पर चार्ज है वो अपना मान लेते हैं डी क्यू। ठीक है, हम सबसे पहले देखेंगे इस अल्पांश के ऊपर यानी कि इस डी क्यू चार्ज के ऊपर हमारी इस रिंग के कारण जो लगने वाला जो फोर्स है उसकी वैल्यू क्या होगी। फिर अगर हम इसे इंटीग्रेट कर दें हमारी इस वायर की टोटल लेंथ के लिए, तो हमारे पास में इस वायर पर जो लगने वाला जो टोटल फोर्स है उसकी वैल्यू आ जाएगी, है ना। तो दोस्तों, अब इस प्रॉब्लम को आप कुछ इस तरह से समझिए कि हमारे पास में कोई एक रिंग है जिस पर चार्ज है कैपिटल क्यू। इस रिंग के सेंटर से किसी एक्स दूरी पर हमारे पास में कोई एक चार्ज है डी क्यू, जिसके ऊपर हमें लगने वाला जो फोर्स है उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो उसकी वैल्यू किसके बराबर होगी? आप कहेंगे इसकी वैल्यू बराबर आएगी डी एफ इक्वल टू के क्यू डी क्यू एक्स अपॉन आर स्केयर प्लस एक्स स्केयर की पावर 3/2। अब आप कहेंगे कि सर डी क्यू की वैल्यू क्या है, ये तो हमें पता ही नहीं है। तो हम जानते हैं कि हमारा जो चार्ज है वो किसके बराबर होता है। अगर हम इस लेंथ को यानी कि इस डी एक्स लेंथ को मल्टीप्लाई कर दें हमारे जो चार्ज डेंसिटी के साथ, तो हमारा जो चार्ज डी क्यू की वैल्यू आ जाएगी, है ना। तो यहाँ पर जो लगने वाला जो फोर्स है उसकी वैल्यू किसके बराबर होगी? आप कहेंगे लगने वाला जो फोर्स है वो हमारा बराबर आएगा के क्यू और साथ में आएगा लेमडा डी एक्स एक्स अपॉन आर स्केयर प्लस एक्स स्केयर की पावर 3/2। ये किसके कारण है? हमारे इस अल्पांश के ऊपर, इस अल्पांश के ऊपर इस रिंग के कारण लगने वाला फोर्स है ना। अगर बोथ साइड में हम इंटीग्रेट करें तो हमारे पास में इस वायर पर लगने वाला टोटल जो फोर्स है उसकी वैल्यू आ जाएगी। तो जरा कीजिए इंटीग्रेट। तो देखिए हमारा जो फोर्स है वो वेरी करेगा 0 से f तक एंड हमारा जो x है वो कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा। तो देखिए इस वाले पॉइंट के लिए, इस वाले पॉइंट के लिए हमारा x है उसकी वैल्यू होगी 0 एंड यहाँ जो दूसरा किनारा है वायर का उसके लिए x की वैल्यू क्या होगी? आप कहेंगे इनफाइनाइट होगी। तो हमारा जो x है वो कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा? आप कहेंगे 0 से इनफाइनाइट तक वेरी करेगा, है ना। तो अब जरा इसको इंटीग्रेट करते हैं। तो दोस्तों हमारा यहाँ पर लेफ्ट साइड है वहाँ पर क्या वैल्यू आएगी f एंड राइट साइड में क्या आ जाएगा? देखिए के क्यू लेमडा ये तो है कांस्टेंट, इसको मैं ले आता हूँ बाहर, ठीक है। और इंटीग्रेशन के अंदर क्या आ जाएगा? हमारा आ जाएगा एक्स डी एक्स अपॉन आर स्केयर प्लस एक्स स्केयर की पावर 3/2 एंड इसका इंटीग्रेट आप सभी को करना आता है। हम क्या करते हैं यहाँ पर अपना जो आर स्केयर प्लस एक्स स्केयर है इसे कोई भी एक टीम मान लीजिए, है ना। तो बोथ साइड जब इंटीग्रेट करेंगे तो आपके पास में क्या आएगा 2x dx इक्वल्स टू dt आ जाएगा। तो यहाँ से अपना x dx की वैल्यू क्या आ जाएगी? हाफ dt आ जाएगी, ठीक है। और लिमिट कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगी? देखिए जब हमारा x है, x की वैल्यू जब आप 0 रखोगे तो हमारा t है वो किसके बराबर होगा? आर स्केयर के बराबर होगा। जब आप x की वैल्यू इनफाइनाइट रखोगे तो हमारा जो t है उसकी वैल्यू किसके बराबर होगी? इनफाइनाइट होगी। तो दोस्तों इस वैल्यू को हम यहाँ इंटीग्रेशन में रखते हैं और इसे आगे सोल्व करते हैं। तो हमारे पास में क्या आ जाएगा? देखिए लेफ्ट साइड में तो आएगा f इक्वल्स टू, अब यहाँ आएगा अपना के क्यू लेमडा। इंटीग्रेशन में लिमिट हमारी वेरी करेगी आर स्केयर से इनफाइनाइट तक एंड एक्स डी एक्स है उसकी जगह हम रख देते हैं हाफ डी टी। तो जो हाफ है उसको हम बाहर ले आते हैं अपॉन नीचे क्या आ जाएगा अपना आर स्केयर प्लस एक्स स्केयर की जगह रखोगे आप टी की पावर 3/2। अब दोस्तों t की पावर 3/2 है, इसका इंटीग्रेशन करना हम जानते हैं। 3/2 को ऊपर लेकर आएंगे तो हमारे पास में आ जाएगा -3/2 एंड dt हो जाएगा। एंड अपना x की पावर n है उसका इंटीग्रेशन है वो किसके बराबर होता है? तो हम जानते हैं x की पावर n+1
अपॉन n प्लस 1 के बराबर होता है। तो यहाँ पर t की पावर -3/2 है, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे इसकी वैल्यू हमारी आ जाएगी t की पावर -3/2 प्लस 1 अपॉन -3/2 प्लस 1, जिसको आगे आप सोल्व करोगे तो अपने पास में आ जाएगा t की पावर -1/2 और नीचे आ जाएगा -1/2। तो इस वैल्यू को जब हम यहाँ रखेंगे तो हमारे पास में आ जाएगा f इक्वल्स टू के क्यू लेमडा बाई 2 एंड साथ में अपना क्या आएगा t की पावर -1/2, जिसको आप क्या लिख सकते हो 1 अपॉन टी की पावर 1/2 लिख सकते हैं। ठीक है, एंड -1/2 है, इसको हम लिख सकते हैं, देखिए 2 से 2 तो कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ माइनस बचेगा जिसको हम बाहर ले आते हैं। ठीक है, और लिमिट अपनी वेरी कर रही है r² से इनफाइनाइट तक। अब यहाँ लिमिट पुट करेंगे तो अपने पास वैल्यू आ जाएगी f इक्वल्स टू -k⁴ लेमडा, साथ में अपना आएगा 0 माइनस, अब 1 अपॉन r² की पावर 1/2 करेंगे तो अपने पास बचेगा 1/r ही बचेगा। ठीक है, तो फाइनली जो लगने वाला जो फोर्स है उसकी वैल्यू आ जाएगी k⁴ लेमडा अपॉन r के बराबर हो जाएगी। तो हमारा जो वायर है उस पर जो लगने वाला जो नेट फोर्स है उसकी वैल्यू है k⁴ लेमडा अपॉन r। दोस्तों हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमें कोई एक वर्क दे रखा है, इस वर्क के तल के लंबवत तथा इसके केंद्र से गुजरने वाली कोई एक्सिस है, उस एक्सिस के ऊपर इसके सेंटर से किसी x दूरी के ऊपर कोई एक चार्ज प्लस q रखा गया है। इस प्लस q चार्ज के ऊपर बाकी के जो चारों चार्ज हैं उनके कारण जो लगने वाला जो फोर्स है उस फोर्स की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। दोस्तों हम सभी जानते हैं कि किन्हीं भी दो आवेश हैं उनके बीच में जो लगने वाला जो फोर्स है वो किसके बराबर होता है, k q1 q2 अपॉन r², साथ में उसकी डायरेक्शन r के। तो हमें अगर डायरेक्शन पता है, चार्ज के बारे में पता है और उनके बीच की डिस्टेंस के बारे में पता है तो हम बड़े ही आसानी से बता सकते हैं कि हमारा जो नेट जो लगने वाला जो फोर्स है वो किसके बराबर होता है, क्योंकि हमारा जो अध्यारोपण का सिद्धांत हमें बताता है कि लगने वाला जो नेट फोर्स है उसकी वैल्यू बराबर होगी आवेशों के बीच जो लगने वाला जो अलग अलग फोर्स है उसके वेक्टर एडिशन के बराबर होगी। तो यहाँ पर हम कॉर्नर पर रखे चारों आवेशों के कारण अलग अलग लगने वाला फोर्स वो कैलकुलेट करेंगे, फिर उनका हम वेक्टर एडिशन करेंगे तो हमारे पास जो लगने वाला जो नेट फोर्स है उसकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले तो मुझे ये बताइए यहाँ दोनों आवेशों के बीच की दूरी है यानी कि r है उसकी वैल्यू किसके बराबर है, तो यहाँ देखिए r अपना क्या है, r अपना है इस आवेश से इस आवेश के बीच की दूरी, और ये तो हमें क्वेश्चन में दे नहीं रखी है, हमें फाइंड करनी पड़ेगी। अगर दोस्तों हमें किसी तरह से ये वाली जो दूरी है इसकी जानकारी अगर मिल जाए तो हम पाइथागोरस की हेल्प से हमारा जो r है उसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। और ये वाली जो दूरी है उसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, हमें क्वेश्चन में दे रखा है एक वर्ग दे रखा है जिसकी एक साइड है उसकी लेंथ हमें दी गई है a। ठीक है, तो इसका जो विकर्ण है उसकी लंबाई किसके बराबर होगी, आप कहेंगे इसकी लंबाई बराबर होगी अपनी √2a के बराबर, और इसका हाफ किसके बराबर होगा, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो दूरी है ये किसके बराबर होगी, तो आप कहेंगे √2a/2 के बराबर होगी, यानी कि a/√2 के बराबर होगी। तो हमारे पास में ये वाली जो दूरी है ये कितनी आ गई, a/√2। अब जरा पाइथागोरस की हेल्प से हमारी r की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो देखिए ये वाली लेंथ है ये हमें क्वेश्चन में दी गई है x, ये वाली जो लेंथ है वो अपने पास में है a/√2। तो हमारा जो r है उसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, r हमारा आ जाएगा x² प्लस a²/2 के बराबर हो जाएगा। ओके दोस्तों, अब जरा समझते हैं डायरेक्शन क्या है। तो इसके लिए सबसे पहले आप इन तीनों आवेशों को देखिए, एक तो हमारा प्लस क्यू ये वाला चार्ज है, एक ये प्लस क्यू दूसरे वाला चार्ज है, एक हमारा जो प्लस स्मॉल क्यू चार्ज है। तो इन तीनों की वजह से जो बनने वाला ट्राइंगल है इसको ध्यान से देखिए। अब इस प्रॉब्लम को आप कुछ इस तरह से समझिए कि हमारे पास में कोई दो प्लस क्यू चार्ज हैं जो कि इसी त्रिभुज के दो किनारों पे रखे हैं, और एक प्लस क्यू चार्ज है जो कि त्रिभुज के तीसरे किनारे पर रखा है, और इन किनारों के बीच की जो दूरी है वो आपको दे रखी है, ये है r, ये वाली है r, और ये वाली जो दोनों के बीच की दूरी है ये किसके बराबर है, ये हमारी है √2a। अब दोस्तों बात करें लगने वाले फोर्स की, तो हमारे ये वाला जो प्लस क्यू चार्ज है उसके कारण जो लगने वाला फोर्स है वो कितना होगा, तो देखिए फोर्स हमारा लगेगा इस डायरेक्शन में, और इस फोर्स की वैल्यू किसके बराबर होगी, तो आप कहेंगे फोर्स की वैल्यू बराबर आएगी अपना k q1 q2 यानी q अपॉन दोनों के बीच की दूरी यानी कि r² के बराबर होगी, है ना। और डायरेक्शन हम किस तरह से बताएंगे, डायरेक्शन बताने के लिए हमें बताना पड़ेगा कि इसके x डायरेक्शन में y डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या है। तो मान लेते हैं ये वाला एंगल है हमारा थीटा, तो इसके कारण जो F1 फोर्स है उसके दो घटक हमारे पास में बनेंगे, एक तो हमारा बनेगा इस डायरेक्शन में जिसकी वैल्यू बराबर होगी F1 कोस थीटा, एक हमारा होगा इस डायरेक्शन में जिसकी वैल्यू आएगी हमारी F1 साइन थीटा। ठीक है, इसी प्रकार से हमारा जो प्लस क्यू चार्ज ये वाला है इसके कारण भी एक फोर्स लगेगा, और उसकी डायरेक्शन कौन सी होगी, उसकी डायरेक्शन होगी हमारी इस तरफ।
ठीक है। और ये भी मान लेते हैं एंगल जो बनने वाला है वो थीटा एंगल है। तो इसके कंपोनेंट बनाइए। तो कंपोनेंट हमारा बनेगा, देखिए एक तो अपना इधर वाली डायरेक्शन बनेगा, तो देखिए ये वाला एंगल थीटा है तो ये भी थीटा होगा, तो इधर कंपोनेंट अपना बनेगा F2 cos थीटा, एंड ऊपर की तरफ एक कंपोनेंट बनेगा, उसकी वैल्यू होगी अपनी F2 sin थीटा, है ना। अब एक चीज आप देख रहे हो कि हमारा जो F1 है और F2 है, इन दोनों का मैग्नीट्यूड तो इक्वल है ना। हमारा F2 है उसकी वैल्यू भी KQ/r² के बराबर ही है। तो आप क्या देख रहे हो कि हमारा एक्स डायरेक्शन के तो जो लगने वाला जो फोर्स है वो तो परिमाण में समान है, परंतु उनकी डायरेक्शन है वो डिफरेंट है। इसी कारण से एक्स डायरेक्शन में जो लगने वाला जो फोर्स है उसकी वैल्यू 0 होगी, और हमारा जो रिजल्टेंट जो फोर्स लग रहा है वो किस डायरेक्शन में होगा, वाई डायरेक्शन में होगा, और उसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, 2f sin थीटा के बराबर होगी, होगी ना। तो दोस्तों यहाँ से हम क्या समझ रहे हैं कि हमारे ये दोनों चार्ज प्लस क्यू और प्लस क्यू, इन दोनों चार्ज के कारण इस स्मॉल क्यू चार्ज पर जो लगने वाला जो फोर्स है उसकी वैल्यू किसके बराबर है, 2f sin थीटा के बराबर है, और y डायरेक्शन में है। इसी प्रकार से हमारे इन दोनों आवेशों, इस प्लस क्यू चार्ज और इस वाले के कारण भी जो लगने वाला जो फोर्स है वो इसी डायरेक्शन में होगा, क्योंकि x डायरेक्शन में ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। तो आप क्या कहेंगे कि हमारा जो y डायरेक्शन में जो नेट जो लगने वाला जो फोर्स है वो किसके बराबर होगा, नेट फोर्स अपना लगेगा 4f sin थीटा के बराबर लगेगा, और इसकी डायरेक्शन कौन सी होगी, जे कैप डायरेक्शन में होगी। परंतु दोस्तों क्वेश्चन में थीटा तो आपको दे नहीं रखा, तो हमें साइन थीटा की वैल्यू भी पुट करनी पड़ेगी, और साइन थीटा हमारा किसके बराबर है, तो देखिए ये वाला एंगल अपना है थीटा, तो साइन थीटा अपना बराबर आ जाएगा x/√x² प्लस a²/2 के बराबर। तो इन सभी की वैल्यू जब यहाँ इस एफ नेट में रखोगे तो अपने पास में क्या आ जाएगा, हमारी वैल्यू आ जाएगी एफ नेट वेक्टर इक्वल्स टू 4। अब एफ की वैल्यू रखिए KQ अपन r² के रखेंगे तो अपने आ जाएगा x² प्लस a²/2, और साइन थीटा की वैल्यू रखोगे x/√x² प्लस a²/2, ठीक है, और अपना जे कैप इसकी डायरेक्शन है। तो फाइनली अपना क्या आएगा, देखिए इस वाली टर्म को अगर हम यहाँ से निकाल दें और यहाँ पर इसकी पावर 3/2 कर दें तो ये अपना फाइनल आंसर हो गया। दोस्तों हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमें कोई दो आवेशी छोटे गोले दे रखे हैं जिनको कोई दो समान लंबाई की डोरियों के साथ लटकाया जाता है। अब इन दोनों गोलों के ऊपर आवेश अब अपना प्लस क्यू है, जिसके कारण इन दोनों गोलों पर क्या लग रहा है, अपना प्रतिकर्षण का बल लग रहा है, जिसके कारण इन दोनों के बीच में कोई एंगल कितना बन रहा है, थीटा एंगल बन रहा है। अब इस निकाय को किसी सिग्मा डेंसिटी के एक लिक्विड में डुबाया जाता है, तो इस स्थिति में जो डोरियों के मध्य जो बनने वाला एंगल है वो समान रहता है। तो हमें इस लिक्विड का जो परावैद्युतांक फाइंड करना है, यानी कि इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है उसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। और हमें दिया गया है कि हमारे जो गोले हैं जिस पदार्थ से मिलकर बने हैं उसकी जो डेंसिटी है वो हमें दे रखी है रो। तो दोस्तों सबसे पहले तो ये समझते हैं इस क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है। हमें दिया गया है कि जब हमारे गोले वैक्यूम में रखे हैं तो उस कंडीशन में इन दोनों के बीच में जो बनने वाला एंगल है वो है थीटा। जब इन दोनों गोलों को हम किसी मीडियम में रख देते हैं तो उस कंडीशन में भी इन दोनों के बीच में जो बनने वाला जो एंगल है वो है अपना थीटा। अब बात करते हैं लगने वाले फोर्स की। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो इन गोलों के ऊपर एक मास डेंसिटी हमें दे रखी है रो है ना। तो इसके कारण इस पर mg लगेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, क्योंकि अपना ग्रेविटेशनल फोर्स तो लग ही रहा है। दूसरा हमारे दोनों गोलों पर जो दिया गया आवेश है वो है प्लस क्यू, तो यानी कि समान प्रकृति के आवेश है तो दोनों में रिपल्सन लगेगा, और रिपल्सन लगेगा तो हमारी इसकी डायरेक्शन कौन सी होगी, ये वाली डायरेक्शन होगी, ठीक है। इसके अलावा कौन सा फोर्स लगता है, तो आप कहेंगे कि भाई यहाँ पर हमारा जो ये रस्सी है उसमें भी एक टेंशन फोर्स लगेगा, और टेंशन फोर्स की डायरेक्शन हमारी होगी ये वाली। इस प्रॉब्लम को और अच्छे से समझने के लिए हम इन लगने वाले फोर्स के एक्स डायरेक्शन में और वाई डायरेक्शन में कंपोनेंट बनाते हैं, और कंपोनेंट बनाने के लिए हमें पता होना चाहिए कितना एंगल है। अगर टोटल एंगल अपना थीटा है तो ये वाला जो एंगल है ये किसके बराबर होगा, थीटा/2 के बराबर होगा ना। तो यहाँ पर देखिए टी के दो कंपोनेंट बनकर अपने पास आएगा, एक तो अपने इधर वाली डायरेक्शन में बनेगा, देखिए ये वाला एंगल कितना होगा, थीटा/2 होगा, तो एक कंपोनेंट अपना इस डायरेक्शन में आएगा टी कोस थीटा/2, एक अपना बनेगा इस डायरेक्शन कंपोनेंट टी साइन थीटा/2। तो आप क्या देखेंगे कि हमारी एक्स डायरेक्शन में क्या इक्वेशन बन रही है, एक्स डायरेक्शन में है अपना एफ ई इक्वल्स टू टी साइन थीटा/2, एंड वाई डायरेक्शन में क्या इक्वेशन है, तो आप कहेंगे एम जी इक्वल्स टू टी कोस थीटा/2। अगर इन दोनों को हम आपस में डिवाइड करें तो अपने पास में क्या वैल्यू आएगी, आप कहेंगे टेन थीटा/2 है, इसकी वैल्यू बराबर आ जाएगी एफ ई अपॉन एम जी के बराबर आ जाएगी। तो ये अपने पास एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट आ गया है जिसको हम बोल देते हैं इक्वेशन 1। बात करते हैं सेकंड कंडीशन के लिए, जब हमारे दोनों गोले किसी मीडियम के अंदर हो, तो उस कंडीशन में यहाँ पर जो लगने वाला जो फोर्स है वो कौन कौन से होंगे, तो आप कहेंगे भाई गोले हैं उनके द्रव्यमान के कारण एक mg लगेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है जी। इसके अलावा हमारा जो लिक्विड है वो भी तो इसके ऊपर एक अपथ्रस्ट फोर्स लगाएगा,
लगाएगा ना, तो इस एफ थ्रस्ट फोर्स है उसको मैं दिखा देता हूँ एफ बी से। अब एफ थ्रस्ट फोर्स के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा फ्लूइड डायनेमिक्स, कि हमारा कोई भी एक लिक्विड है वो किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर कितना फोर्स लगाता है और उसकी डायरेक्शन कौन सी होती है। तो हमने पढ़ा है कि कोई भी ऑब्जेक्ट किसी लिक्विड में रखा हो तो उस पर ऊपर की तरफ एक फोर्स लगता है, और जो लगने वाला फोर्स है वो 3 चीज़ों पे डिपेंड करता है। सबसे पहले तो हमारा जो लिक्विड है उसकी डेंसिटी पे डिपेंड करेगा, जो कि हमें क्वेश्चन में सिग्मा दे रखी है। सेकंड, हमारा जो गोला है उसके वॉल्यूम पे डिपेंड करेगा, तो मान लेते हैं इसका वॉल्यूम v है। थर्ड, हमारा जो ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन पे डिपेंड करेगा, यानी कि g पे डिपेंड करेगा, तो हमारा जो लगने वाला जो अपथ्रस्ट फोर्स है वो किसके बराबर होगा, सिग्मा v g के बराबर होगा। ठीक है, इसके अलावा कौन से फोर्स लग रहे हैं, तो आप कहेंगे भाई यहाँ पर हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो हमारा लगेगा प्रतिकर्षण का, और इसकी डायरेक्शन होगी इस तरफ। इसके अलावा हमारा लगेगा टेंशन फोर्स, जो कि लगेगा इस डायरेक्शन में। तो दोस्तों फिर से हम एक्स और वाई डायरेक्शन में जो लगने वाले जो फोर्स हैं उनके कंपोनेंट तैयार करते हैं। तो देखिए ये वाला जो एंगल है वो अपना है टोटल थीटा, तो जो हाफ एंगल वो किसके बराबर होगा, थीटा बाई 2 के बराबर। तो आप कहेंगे ये वाला एंगल है ये भी अपना किसके बराबर होगा, थीटा बाई 2 के बराबर होगा। तो हमारा जो टी है, टी के दो कंपोनेंट हमारे पास बनकर आएंगे, एक तो हमारा इस डायरेक्शन बनेगा, उसकी वैल्यू होगी अपना टी साइन थीटा बाई 2, एंड एक अपना बनेगा इस डायरेक्शन में जिसकी वैल्यू होगी अपनी टी कोस थीटा बाई 2। तो दोस्तों सबसे पहले देखते हैं हमारे एक्स डायरेक्शन में लगने वाले फोर्स के बारे में। तो एक्स डायरेक्शन में हमारे दो फोर्स लग रहे हैं, एक तो हमारा लग रहा है एफ ई और दूसरा लग रहा है हमारा टी साइन थीटा बाई 2। ठीक है, तो ये अपना आ गया टी साइन थीटा बाई 2, इसको हम बोल देते हैं इक्वेशन 1। इसी प्रकार से बात करें वाई डायरेक्शन में लगने वाले फोर्स की, तो वाई डायरेक्शन में हमारे फोर्स लग रहे हैं, देखिए एक तो अपना लग रहा है एब्थ्रस्ट फोर्स लग रहा है एफ बी, दूसरा अपना लग रहा है प्लस टी कोस थीटा बाई 2, एंड अपोजिट डायरेक्शन में हमारा लग रहा है एम जी, जिसको हम बोल देते हैं इक्वेशन 2। इसे थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा, देखिए टी कोस थीटा बाई 2 इक्वल्स टू हो जाएगा अपना एम जी माइनस एफ बी के बराबर हो जाएगा। इसे हम बोल देते हैं इक्वेशन 2। अब हम क्या करते हैं, इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 को डिवाइड करते हैं, तो आपके पास में क्या आ जाएगा, देखिए टी से टी तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो अपना हो जाएगा टेन थीटा बाई 2 इक्वल्स टू अपना हो जाएगा एफ ई अपॉन एम जी माइनस एफ बी के बराबर हो जाएगा। दोस्तों एक चीज और नोटिस किया आपने, यहाँ पर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है ये हमारा लग रहा है जब हमारे ऑब्जेक्ट है वो किसी मीडियम में उपस्थित हो, और किसी मीडियम में हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है हमारा जो वैक्यूम में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है भाई अपना जो डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट के बराबर होता है ना। तो यहाँ पर इसमें कंफ्यूज मत होना, इसलिए हम इसे एफ ई डे से डिनोट कर देते हैं। ठीक है, अब थोड़ी देर पहले अपनों ने टेन थीटा बाई 2 की वैल्यू फाइंड की थी, उसी जरा देखिए। हमने देखा था हमारा जो टेन थीटा बाई 2 है वो किसके बराबर था, ये बराबर था एफ ई अपॉन एम जी के बराबर था, जहां ये वाला जो एफ ई है वो हमें क्या बता रहा है, किसी वैक्यूम में जो लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को बता रहा है ना। तो दोस्तों यहाँ से जब हम टेन थीटा बाई 2 की वैल्यू निकाल कर यहाँ रखेंगे तो अपने पास में क्या आ जाएगा, आप कहेंगे एफ ई अपॉन एम जी इक्वल्स टू किसके बराबर हो जाएगा, एफ ई डैश अपॉन एम जी माइनस एफ बी के बराबर होगा। एंड हमारा एफ ई डैश है वो किसके बराबर होगा, तो आप कहेंगे एफ ई डैश है इसकी वैल्यू बराबर होगी अपना जो वैक्यूम में जो लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बाई डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बराबर होगा, है ना। तो बोथ साइड अपना ये एफ ई से एफ ई तो कैंसिल हो जाएगा, एफ ई क्या है हमारा, एफ ई की वैल्यू होती है के Q1 Q2 अपॉन दोनों के बीच की दूरी, तो दोनों के बीच की दूरी मान लेते हैं किसी समय कितनी है, x है। ठीक है, तो यही तो है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है आपको, बस जो क्वेश्चन में दे रखा है उसके अकॉर्डिंग हमें इसे सोल्व करना है। तो यहाँ पर देखिए थोड़ा और इसको अगर सिंप्लीफाई करें तो एम जी माइनस एफ बी है ये किसके बराबर आ जाएगा, ये बराबर आ जाएगा अपना एम जी के। तो यहाँ से हमारा जो ई आर है यानी कि डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट है उसकी वैल्यू आ जाएगी एम जी अपॉन एम जी माइनस एफ बी के बराबर हो जाएगी। एंड अब दोस्तों यहाँ पर एम की और एफ बी की वैल्यू रखते हैं और इसे सोल्व करते हैं। तो देखिए हमारा कोई भी गोला है उसकी अगर हमें मास डेंसिटी दे रखी है, क्वेश्चन में रो दे रखी है, तो क्या आप इसका मास बता सकते हो, आप कहेंगे बिल्कुल बताया जा सकता है अगर हमें इसका वॉल्यूम भी पता हो। तो मान लेते हैं इस गोले का जो वॉल्यूम है वो अपना है v, तो अपना जो मास है वो किसके बराबर होगा, v रो के बराबर होगा। तो इसे आप क्या लिखोगे, v रो जी, ठीक है, अपॉन यहाँ भी m की जगह रखेंगे तो v रो जी माइनस एफ बी, और एफ बी की वैल्यू हमने थोड़ी देर पहले ही देखी, हमारा जो एप्थ्रस्ट फोर्स है वो किसके बराबर होगा, सिग्मा वी जी के बराबर होगा। तो ये वाली वैल्यू रखिए, तो जो करता है उसको हम काटते हैं, तो यहाँ देखिए वी जी तो यहाँ कैंसिल आउट हो रहा है, तो फाइनली अपने पास में जो ई आर है उसकी वैल्यू क्या आ गई, रो अपॉन रो माइनस सिग्मा के बराबर आ गई। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनको डिस्कस करेंगे। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सबका धन्यवाद, थैंक यू।